नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन से स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोग को करवाने वाली हूँ जो आपके क्लास 11th का आपका मिड टर्म का जो सारा सिलेबस रहने वाला है, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके पूरे सिलेबस से, उसको आज हम कवर अप करेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके चैप्टर से और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी हो सकते थे मेरे हिसाब से, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए आपको, तो वो सारे मैं आपके लिए ढूंढ के लेकर आई हूँ और उसको आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो आई होप आप एंड तक इस वीडियो में बने रहेंगे और जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं होप्स हो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहे। तो आपके जो क्वेश्चन आंसर है हम उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आपके फर्स्ट चैप्टर से दे रखा है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान के शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य है, आपसे ये पूछा गया है सीधा। ठीक है, आप देख रहे हैं आंसर आपका सेम रहेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन क्या है क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया जाता है। आंसर आपको पता रहता है, लेकिन जब क्वेश्चन का तरीका बदल जाता है ना, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप इस तरीके से देख सकते हैं जैसे आपसे पूछा गया है गृह विज्ञान के शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं, गृह विज्ञान की विशेषताएं बताइए, गृह विज्ञान किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है, यूजफुल है। इस टाइप के क्वेश्चन क्या है आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपका आंसर क्या है ये सेम ही रहेगा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो आपका जो आंसर हम उसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्या आपसे पूछा गया है, इसके उद्देश्य, इसकी विशेषताएं पूछ ले आपसे, या फिर इसकी आवश्यकताएं पूछ ले, क्यों उपयोगी है हमारे जीवन में, कुछ भी तरीके से पूछ ले, आपको ये सेम आंसर जो है वो देना है। तो हम देख लेते हैं क्या है गृह विज्ञान की शिक्षा के निम्न उद्देश्य है। फर्स्ट, विद्यार्थी को वृद्धि एवं विकास संबंधित ज्ञान अर्जित। अब क्या है गृह विज्ञान हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि क्या है जो विद्यार्थी है, जो पढ़ने वाला है, उसके जो विकास संबंधित जो भी हम बोल सकते हैं परियोजना हो सके, उसके विकास के लिए कोई भी कार्य हो सके, उसका मानसिक विकास हो सके, इसलिए हम उसको गृह विज्ञान पढ़ाते हैं। तो क्यों हम पढ़ते हैं, ताकि विकास में वृद्धि हो सके, विकास संबंधित जो भी ज्ञान है वो व्यक्ति क्या है अर्जित कर सके। नेक्स्ट, विद्यार्थियों में सीमित संसाधनों के उचित व्यवस्थापन के कौशल का। आपको इसमें क्या है, आपको इजी में बता दूं तो मेनली आप क्या कर सकते हैं, गृह विज्ञान के उद्देश्य में आप क्या डाल सकते हैं, आपके जो चैप्टर्स है, आप जो आप अभी तक आपने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं, आपने देखा आहार से संबंधित आपसे को बताया गया है, वस्त्र वगैरह हो गया उसके बारे में बताया गया है, या फिर संसाधन हो गए उसके बारे में बताया गया है, या संचार माध्यम हो गए उसके बारे में बताया गया है। तो अब क्या करें, ये चैप्टर्स के जो नाम है आप उसको याद कर ले और साथ ही में क्या लिख दे, इसके अंदर आप लाइन ऐड कर दीजिए इस तरीके से कि क्या है गृह विज्ञान से हमें आहार संबंधित जो भी परियोजनाएं होती है उसके बारे में समझाया जाता है, उसका ज्ञान दिया जाता है, या फिर संचार माध्यम किस तरीके से संचार का फैलाव हो सकता है, संचार हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, इसके बारे में जानकारी दी जाती है, या फिर संसाधन का उचित प्रयोग, संसाधन को किस तरीके से हम बचा सकते हैं आगे चलकर। तो क्या है, आप चैप्टर के नाम से ही अपना पूरा जो आपका गृह विज्ञान की पढ़ाई का उद्देश्य है वो आप बता सकते हैं। जितने भी आपको चैप्टर फर्स्ट टर्म में पढ़ाए जा रहे हैं या सेकेंड टर्म में ही पढ़ाए जा रहे होंगे, गृह विज्ञान का यही उद्देश्य है। जो आपको चैप्टर्स दे रखे हैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर करवाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं संसाधन का प्रयोग किस तरीके से करना है, संचार हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी है, आहार संबंधित कौन कौन से विकार होते हैं, किस तरीके से हम उनसे लड़ सकते हैं, किशोरावस्था में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, हम उससे किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, मध्य बाल्यावस्था हो गया या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था हो गया, इन सब की जानकारी हमें मेनली गृह विज्ञान में दी जाती है। तो अगर आपको इस तरीके का जो क्वेश्चन है आंसर जो है वो याद ना रहे, तो आप इजी वे में आप चैप्टर्स के नाम याद करके एक एक लाइन ऐड कर सकते हो, उसके अंदर आपको जो मार्क्स है वो पूरी तरीके से मिल जाएंगे। फिर भी हम यहाँ देख लेते हैं, फर्स्ट हमने देख लिया कि क्या था, विकास संबंधित ज्ञान जो है वो अर्जित करवाना हो गया। सेकंड, संसाधनों के बारे में ज्ञान हमें दिया जाता है। इसमें विद्यार्थी को एक सतर्क एवं जागरूक उपभोक्ता बनाना। अब इसमें उपभोक्ता भी हम देखेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उपभोक्ता के कुछ अधिकार होते हैं, उनके बारे में हमें गृह विज्ञान में समझाया जाता है, तो वो भी आ जाएगा। विद्यार्थियों में स्वयं आहार संबंधित आदतों का विकास, ठीक है, आहार किस तरीके का लेना चाहिए, कौन सा आहार अच्छा है, खुद के लिए कौन कौन सी आहार ठीक होती है, उन सब के बारे में हमें जानकारी गृह विज्ञान से ही प्राप्त होती है। विद्यार्थियों को वस्त्र विज्ञान, परिधान के चयन एवं सुरक्षा संबंधित ज्ञान प्रदान करना, ठीक है।
तो इसमें हम वस्त्र वगैरह के बारे में समझेंगे, किस तरीके का परिधान जो है, कपड़ा जो है हमें पहनना चाहिए, किस तरीके का फैब्रिक अच्छा होता है, इन सब की जानकारी भी क्या है हमें गृह विज्ञान में मिलती है। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का यही आंसर था। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन एक टाइप से नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। तो आपको क्या है सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है, किस किस तरीके से बन सकते हैं, आपको ये भी क्या है खुद से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, किशोरावस्था को हर व्यक्ति के जीवन का निर्णायक मोड़ माना जाता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन सीधे तरीके से पूछ लिया गया है, किशोरावस्था को एक निर्णायक मोड़ माना जाता है, तो उसको स्पष्ट करना है। या अथवा में आपसे पूछ लिया जाएगा, किशोरावस्था किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालती है, या फिर हम और बात कर ले तो व्यक्ति के जीवन में एक निर्णायक मोड़ आता है, उसको स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे क्या है आपसे ना ये पूछा जाएगा किशोरावस्था के बारे में बताइए, ना आपसे कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि आपको पता चल सके कि किशोरावस्था के बारे में पूछा जाएगा। आपसे मेन जो ये लाइन है, निर्णायक मोड़ माना जाता है, तो व्यक्ति के जीवन में एक समय को हम बोल सकते हैं निर्णायक मोड़ माना जाता है, उसको स्पष्ट कीजिए, उस निर्णायक मोड़ के बारे में बताइए। तो आपको क्या है उस समय भी जो आपके ये आंसर में दे रखे हैं किशोरावस्था वाले में, आपको यही पॉइंट्स जो है ऐड करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ लिए जाएंगे, आपको क्या है पूरी तरीके से प्रिपेयर होके जाना है। आंसर हम देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो फर्स्ट क्या है, किशोरावस्था को हम निम्न क्रम से व्यक्ति के जीवन का एक निर्णायक मोड़ मान सकते हैं। हम निम्न कारण बता सकते हैं किस तरीके से। तो क्या है, किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें किशोर पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते, जिनके कारण वह किसी भी स्थिति से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। अब किशोरावस्था एडोलेसेंस की एज होती है, हम उस टाइम जा रहे होते हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं स्टेज में जहाँ पे हम समाज से अपना जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, समाज में हमारा एक बोल सकते हैं औहदा बन जाता है, जिम्मेदारी जो है वो आनी स्टार्ट हो जाती है हमारे ऊपर। किशोरावस्था के दौरान हम पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होते। हम देखिए एक तरीके से क्या है, माइंडसेट हमारे अंदर वही चल रहा होता है कि हम पुराने वाले बच्चे ही हैं, लेकिन क्या है समाज की बहुत सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आना शुरू हो जाती है। तो क्या है उस टाइम थोड़ी बहुत हम बोल सकते हैं लाइफ इफेक्ट होती है हमारी उस चीज से। ठीक है, तो वही बताया है कि क्या है हम पूरी तरीके से क्या होते हैं परिपक्व नहीं होते, जिससे हम किसी भी बातों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों से लेकर किशोरावस्था के दौरान जो भी आदतें एक बार विकसित हो जाए वह जीवन भर बनी रहती है। तो क्या है, हम छोटी एज से जो चीज देखते हुए आ रहे हैं, जो चीज हम सीख रहे हैं समझ रहे हैं, वही आगे चलकर हमारे साथ रहेगी। तो वही बताया गया है कि हम अपने प्रारंभिक वर्षों से जो भी चीज किशोरावस्था तक देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो क्या है हमेशा हमारे दिमाग में जीवन भर हमारे साथ बनी रहती है, हमारे साथ चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है किशोरावस्था, किशोर की परिवेश बड़े होते हैं वह उनके भावी, यहाँ पे भावी होगा। ठीक है, भावी जीवन की दिशा एवं रूपरेखा को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो किशोरावस्था की जितनी भी हम सोच समझ की बात कर ले, उनकी आने वाली जिंदगी, यहाँ जो ये भाभी आपको बता रखा है, ये आने वाली जो उनकी लाइफ है, जो टाइम है वो आने वाला है, वो क्या है इफेक्ट होता है इस चीज से। और किशोर में सीखने समझने की काफी अच्छी क्षमता होती है, तो वह इस दौरान जो भी सीखते हैं या समझते हैं उनके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती है। तो अब निर्णायक मोड़, अब हमने ऊपर वाली बातें जो बोली, लेकिन मेन कहाँ से पता चल रहा है कि निर्णायक मोड़ होता है, तो हमारे इस लाइन से पता चल रहा है कि किशोरावस्था के दौरान हम जो भी चीज सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छी है बुरी है, कुछ लोग बुरी आदतों में फंस जा रहे हैं, कुछ लोग अच्छी आदतों में फंस रहे हैं, तो क्या है हमारे जीवन का एक निर्णायक मोड़ ही हुआ ना कि हम यहाँ पे क्या है या तो सही चीज चुन रहे हैं या फिर गलत चीज चुन रहे हैं। ठीक है, तो यही आपके इस क्वेश्चन में था, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है गृह विज्ञान की परिभाषा दीजिए। ठीक है, गृह विज्ञान की परिभाषा, आप ये क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिल सकता है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया जाएगा, एज इट इज आपसे पूछ लिया जाएगा अगर ये क्वेश्चन आने वाला है तो। इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या है। गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है घर से संबंधित विज्ञान। तो गृह विज्ञान का हमारा शाब्दिक अर्थ क्या है, घर से संबंधित जो हमारा विज्ञान है वो है। गृह विज्ञान कला तथा विज्ञान का समावेश है, एक ऐसा विषय है जो कि व्यक्ति को परिवार, देश व विश्व की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप योजनाबद्ध व्यवस्थित जीवन जीने की पद्धति का अध्ययन करवाता है। ठीक है, तो गृह विज्ञान क्या है, मेनली हम बात कर ले तो घर से संबंधित विज्ञान है।
इसमें क्या है, हम इसको तोड़ के भी डेफिनेट कर सकते हैं कि क्या है, ग्रह मतलब घर और विज्ञान। तो घर से संबंधित जो विज्ञान है, किस तरीके से परिवार को चलाना है, देश दुनिया की खबर रखनी है, हमें कहाँ से पता चलता है, गृह विज्ञान से पता चलता है। और नेक्स्ट में आपको बता रखा है क्या है, गृह विज्ञान में कला भी है और विज्ञान का एक समावेश, मतलब हम बोल सकते हैं मिला जुला एक विषय है, ठीक है, जहाँ पे हमें कला के बारे में बता रहे हैं और विज्ञान के बहुत सारे आप देखते हैं प्रयोगों के बारे में भी हमें गृह विज्ञान में समझाया जाता है। तो इसमें क्या है, परिवार से लेकर देश विदेश की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप योजनाबद्ध, मतलब अब इतनी सारी चेंजेस आ रहे हैं दुनिया में, देश दुनिया में, तो उन सब की हमें जानकारी गृह विज्ञान से पता चलती है कि हमें किस प्रकार से बदलती हुई दुनिया के साथ योजनाबद्ध तरीके से चलना है। ठीक है, इजी हम सीधा हम बोल सकते हैं गृह विज्ञान में हमें घर से संबंधित जो विज्ञान है उसके बारे में जानकारी दी जाती है, जैसे कि हम बोल सकते हैं किस तरीके का आहार लेना है, वस्त्र वगैरह हो गया, और साथ ही हम बोल सकते हैं इसमें कि देश से लेकर विश्व तक की जानकारी, जागरूकता हमें क्या है, गृह विज्ञान विषय से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यही था आपके इस क्वेश्चन में। तो इसमें पूछा गया है कि आत्मसम्मान के दो पहलू को स्पष्ट कीजिए। अब आपका आत्मसम्मान पूछा गया है, इसके दो पहलू होते हैं, ठीक है, उसको हमें स्पष्ट करना है, या फिर सकारात्मक व नकारात्मक स्व की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये देख रहे हैं दोनों का सेम आंसर है, आपसे क्वेश्चन अलग तरीके से दो तरीके से पूछ लिए जा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहला आत्मसम्मान के दो पहलू पूछ लिए हैं, या फिर सकारात्मक नकारात्मक स्व की अवधारणा अगर पूछा जाए तो आपको सेम आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ आपको फर्स्ट सकारात्मक सम्मान बताना है। सकारात्मक की आप बात करें तो जितने भी हम पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं खुद को लेकर कि हाँ मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ, जो भी पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है उसको हम किस में लाएंगे, सकारात्मक सम्मान में लाएंगे। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे रखा है, आशावादी होना, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना और स्वयं को अच्छे व्यक्ति के रूप में देखना। वही आपका नेक्स्ट नकारात्मक दे रखा है, आपसे दो पहलू पूछे जाए तो आप आंसर इस तरीके से देंगे, आत्मसम्मान के दो पहलू निम्न प्रकार से, फर्स्ट सकारात्मक है और सेकंड नकारात्मक, और फिर इसको डिफाइन कर देंगे। और सीधे आपसे पूछ लिया जाए तो आप सीधे चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो। तो नकारात्मक क्या है, हम किसी भी चीज को लेकर नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं अपने बारे में कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ, या अपनी तुलना दूसरों से कर रही है, उसने कर लिया मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये सारी बातें हमारी किस में आएगी, नकारात्मक सम्मान में आएगी। तो इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो निराशावादी होना, किसी भी चीज की होप जो है वो खो देना, अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं करते हैं, जो भी योग्यताएं हैं, कौशल है हमारे अंदर, हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, किसी दूसरे की तरह बनना या दिखना चाहते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि किसी दूसरे की तरह हम दिखे, बने, उनकी तरह बन जाए। ठीक है, तो ये हमारे किस में आ जाएंगे, नकारात्मक जो हमारा सम्मान है उसमें आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, मित्र समूह का स्वभाव पहचान पर क्या प्रभाव डालता है। अब क्या है, मित्र समूह है, मित्र क्या है, हमने पढ़ा है अपने चैप्टर्स में कि मित्र क्या है, मीडिया हो गए, मित्र हो गए, समाज हो गए, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा जो प्रभाव है वो छोड़ते हैं। जिस तरीके से वो हमारे सामने सोच रखते हैं, हम उसी प्रकार से बनने का प्रयास करते हैं ताकि लोग क्या करें, हमारी प्रशंसा करें। ठीक है, तो यहाँ आपको सीधे पूछ लिया है कि मित्र समूह का स्वभाव पर क्या हम बोल सकते हैं, स्वयं पर क्या हम प्रभाव डालता है, जो मित्र समूह की सोच है वो किस तरीके से हमें प्रभावित करती है, वो आपको बताना है। तो क्या है, व्यक्ति के मन में स्वयं की छवि उसके मित्र की स्वीकार्यता के आधार पर भी निर्धारित होती है। क्या है, कोई भी सामने व्यक्ति है, मित्र है, अच्छा है, हमें जानता है, वो बोल रहे हैं कि तुम्हें इस प्रकार से बनना चाहिए, तुम इस प्रकार से अच्छे लगते हो, तुम्हें ट्रेंड में आना चाहिए, ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं। तो क्या है, हम भी कहीं ना कहीं उससे इफेक्ट होते हैं और हम भी चाहते हैं कि जिस तरीके से वो लोग बन रहे हैं या मुझे बनाना चाहते हैं, मैं भी उस तरीके से चेंज हो जाऊं। ठीक है, तो वही बताया गया है कि मित्र समूह का भी बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति, बच्चा, किशोर अथवा वयस्क स्वयं को समाज का अभिन्न अंग समझता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है समाज में, हमारे समाज में मौजूद है तो समाज का एक अंग ही समझेगा खुद को। ठीक है, तो वो यही चाहेगा कि समाज के जो लोग हैं वो मेरी प्रशंसा करे, मेरे बारे में जो अच्छी सोच है वो रखे। मित्रों के समरूप की स्वयं को देखना चाहते हैं, मित्रों के समरूप ही स्वयं को देखना चाहते हैं। मित्र जैसी बातें कर रहे हैं ना, वैसा ही वो चाहते हैं कि मैं भी उसी प्रकार से दिखाई दूं। उसके द्वारा सम्मान तथा स्वीकार्यता व्यक्ति के स्वयं के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। क्या है, उनके द्वारा जो भी सम्मान की स्वीकार्यता है, मतलब जिस प्रकार का वो व्यवहार, जिस प्रकार का सम्मान
जो मित्र समूह है हमारे साथ कर रहे हैं, व्यक्ति के साथ कर रहे हैं, वो स्वयं के प्रति भी उसी प्रकार का जो दृष्टिकोण है वो रखता है। मतलब व्यक्ति, जो आसपास के व्यक्ति उस जिस प्रकार का सम्मान रख रहे हैं, अगर उसको गलत भाव से देख रहे हैं तो अपने मन के अंदर भी वो क्या है, निराशा की जो भावना है उत्पन्न करने लग जाएगा। वहीं अगर वो अच्छी भावना से उसको देख रहे हैं तो व्यक्ति के अंदर भी क्या होगा, अच्छी भावना जो है उत्पन्न होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये सारे कारण है जिससे क्या है कि मित्र समूह एक व्यक्ति की स्वयं की पहचान को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका क्वेश्चन। तो क्या है, पहचान को परिभाषित कीजिए। आपसे पहचान पूछा गया है। पहचान को हम क्या है, दो तरीके से, या तो आपसे तादात्म्य जो है वो पूछ लेंगे या सीधे पहचान पूछ लेंगे। इनके जो दो प्रकार है उसको हमें बताना है। तो फर्स्ट क्या है, आपका व्यक्तिगत पहचान है और सेकंड आपका सामाजिक पहचान है। व्यक्तिगत पहचान में क्या है, व्यक्तिगत पहचान का तात्पर्य व्यक्ति की उन विशेषताओं से है जो उसे अन्य लोगों से भिन्न बनाती है। ठीक है, व्यक्तिगत पहचान यही है कि मैं जानती हूँ मेरे अंदर उससे कुछ अलग कौशल है, मैं उससे कुछ अलग कार्य कर सकती हूँ, तो वो क्या होगा, हमारा व्यक्तिगत पहचान होगा। उदाहरण के लिए बताया है, व्यक्तिगत स्वरूप को स्वस्थ व सुंदर बनाने के लिए जिम जाना, अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन करना इत्यादि। ठीक है, हम खुद को निखारने के लिए व्यक्तिगत जो भी हम बोल सकते हैं पहचान बढ़ाने के लिए हम जो भी अच्छे कार्य जो अपने शरीर की बनावट को अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं वो हमारे किस में आ जाएंगे, व्यक्तिगत पहचान में आ जाएंगे। अगर मैं बीमार हूं तो क्या व्यक्तिगत पहचान में क्या आ जाएगा कि वो हमेशा बीमार रहती है, या फिर मैं फिट हूँ, अच्छी हूँ, दिखने में अच्छी खासी हूँ, या कोई भी कार्य जो है आसानी से कर लेती हूँ, तो लोगों के मन में यही पहचान बनेगी या मेरे अंदर ये पहचान रहेगी कि हाँ मैं ये कार्य करने में सक्षम हूं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सामाजिक पहचान है। तो इसमें क्या है, सामाजिक पहचान का तात्पर्य उन क्षमताओं तथा योग्यताओं से है जो किसी व्यक्ति को उसके समाज से जोड़ने तथा समाज में एक अलग पहचान बनाने में मदद करती है। समाज से जुड़ाव भी महसूस करवा रही है और साथ ही में क्या है, समाज में एक अलग पहचान, एक विशेष पहचान भी बना रही है। उसको हम क्या कहेंगे, हमारा जो सामाजिक पहचान है वो हम कहेंगे। वास्तव में एक व्यक्ति की एक ही समय में अलग अलग सामाजिक पहचान हो सकती है। ठीक है, अलग अलग हम बोल सकते हैं पहचान हो सकती है, अलग अलग योग्यताएं होती है व्यक्ति के अंदर में। तो क्या है, समाज के अंदर व्यक्ति के अंदर क्या है, अलग अलग योग्यताएं जो है हमें मिल सकती है किसी एक व्यक्ति के अंदर। उदाहरण के लिए जैसे कोई व्यक्ति स्वयं को भारतीय मानने के साथ साथ स्वयं को संस्कृति स्तर पर पंजाबी, बंगाली अथवा राजपूत मानता हो। ठीक है, ये उसकी विशेषता हो जाएगी कि वो खुद को भारतीय भी मान रहा है और साथ ही में जिस जगह से उसका जुड़ाव है, लगाव है, वहां के बारे में भी वो अपनी जो राय है उसको रख रहा है। तो उसकी क्या हो जाएगी, सामाजिक पहचान हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या है, स्वयं संकल्पना का अर्थ बताइए। स्वयं के बारे में जो संकल्पना है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, स्वयं संकल्पना स्वयं के बारे में अनुभूतियां और विचारों का एक संग्रह है। स्वयं संकल्पना और आत्मसम्मान व्यक्ति के पहचान की तत्व है। स्वयं संकल्पना क्या है, जब हम स्वयं के अंदर जितने भी गुण है, कौशल है, उनको जान लेते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्वयं संकल्पना कहते हैं। और क्या, आत्मसम्मान जो है और जो हम बोल सकते हैं स्वयं संकल्पना और आत्मसम्मान व्यक्ति की पहचान के तत्व है। ये जो हमारा स्वयं संकल्पना है और आत्मसम्मान है वो क्या है, व्यक्ति के पहचान के दो तत्व हैं। स्वयं और दूसरों को समझने में स्वयं संकल्पना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हमें खुद के बारे में जानकारी होगी तभी तो हम दूसरे से खुद की जो हम बोल सकते हैं कि हम एक तरीके से अलग रख पाएंगे कि उसके अंदर अगर योग्यता है तो मेरे अंदर क्या है, उससे डिफरेंट कुछ योग्यताएं हैं। ठीक है, तो वही है कि स्वयं संकल्पना से क्या होता है, हम दूसरों को और स्वयं के अंदर जो भी डिफरेंस है, जो भी अंतर है उसको समझ पाते हैं, या योग्यताओं का जो भी हम बोल सकते हैं अंतर है उनको भी हम समझ पाते हैं। किससे, स्वयं संकल्पना से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया आपसे, मध्यम बाल्यावस्था के दौरान किस प्रकार स्वयं का विकास होता है। अब मध्यम बाल्यावस्था में किस प्रकार से बच्चे का विकास हो रहा है, स्वयं का विकास हो रहा है, हम स्वयं के प्रति कौन कौन सी बातें जो है उत्पन्न हो रही है हमारे दिमाग के अंदर, हम वो सारी बातें क्या है इस आंसर के अंदर देखेंगे। तो क्या है, इस अवधि में बच्चे का स्वयं मूल्यांकन अधिक जटिल हो जाता है। मतलब खुद के बारे में जो बातचीत है, खुद के बारे में पूछना, ये सारी क्या चीजें क्या है, ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है उसकी। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है।
बच्चा अपनी आंतरिक विशेषताओं के संबंध में अपने स्वयं के बारे में बताता है, जैसे कि मैं मित्र जल्दी बना लेता हूँ। तो क्या है, उसको अपने अंदर की जो योग्यताएं हैं धीरे धीरे जो है दिखने लग जाती है, जैसे कि मैं साइकिल बहुत अच्छी चलाता हूँ, मैं मित्र बहुत जल्दी बना लेता हूँ, मैं ये ड्राइंग है मैं ये कर लेता हूँ, अल्फाबेट वगैरह मैं वो सारी चीजें पढ़ लेता हूँ। तो क्या है, ऐसी ऐसी चीजें बच्चे के अंदर जो है उत्पन्न होने लग जाती है। बच्चा सामाजिक विवरण और पहचान से संबंधित बातें करता है, जिस वर्ग से संबंधित होता है उसके संदर्भ में ही स्वयं को परिभाषित करता है, जैसे स्कूल के क्रिकेट समूह में खेलता हूँ। ठीक है, तो क्या है, इस टाइम पे क्या हो जाता है, बच्चे ना समाज से खुद का जुड़ाव महसूस करने लग जाते हैं, स्कूल वगैरह जाना स्टार्ट हो जाता है, वहां पे जिस प्रकार के समूह में रहते हैं, जैसे वो नृत्य समूह में है, गायन समूह में है या क्रिकेट समूह में है, तो खुद को उससे जुड़ाव महसूस करने लग जाता है और बताने लग जाता है मैं स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर इस समूह के अंदर हूँ। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें क्या है उत्पन्न होने लग जाती है। बच्चे सामाजिक तुलना करने लगते हैं, वे अपने आप को दूसरों में अलग बताते हैं, जैसे कि मैं तेज दौड़ सकता हूं, मैं वास्तविक में स्वयं और आदर्श स्वयं में अंतर रखते हैं, जो क्षमताएं आदर्श हैं उनमें अंतर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हम बोल सकते हैं उनके अंदर क्षमताएं हैं, वो सारी जो क्षमताएं हैं उनके अंदर अंतर जो है करना शुरू कर देते हैं, कौन सी क्षमताएं जो है अच्छी है, आदर्श है, वो सारी बातें क्या है उनको जो है समझ में आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विद्यालय पूर्व बच्चों की अपेक्षा इनका स्वयं अधिक जटिल वास्तविक होता है, उनकी वस्तुओं और स्थितियों को अन्य लोगों के नजरिए में देखने की क्षमता का विकास होता है। तो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो विद्यालय पूर्व बच्चे हैं उनके अंदर जो स्वयं की हम बोल सकते हैं भावना है वो अच्छे से उत्पन्न होती है, जैसे कि कुछ सामान है, बैग है, हम बात कर ले कि वो एक बच्चा है उसके पास बैग है और साथ ही में क्लास के सभी बच्चे का बैग रखा हुआ है, गलती से किसी ने उसका बैग उठा लिया तो क्या है, उसको पता है कि वो मेरा बैग है, तो खुद से उसका जुड़ाव क्या है महसूस होना शुरू हो जाता है कि वो मेरा बैग है, वो मतलब मेरी वस्तु है। तो इन सब से क्या है बच्चों का जुड़ाव जो है वो शुरू होने लग जाता है, कब, हमारी मध्यम बाल्यावस्था के दौरान। ठीक है, यही आपके इस क्वेश्चन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है किशोरावस्था के दौरान पहचान के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो बताने हैं कि किशोरावस्था के दौरान किस तरीके से पहचान को प्रभावित कर रहे हैं जो कारक है। तो क्या है, जैविक और शारीरिक परिवर्तन, कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो कि शारीरिक रूप से, जैविक रूप से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। पारिवारिक और मित्रवत संबंधों में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में परिवर्तन, कुछ हम बोल सकते हैं चिड़चिड़ापन जो है वो शुरू हो जाता है, तो बहुत सारे जो रिश्ते हैं उनमें जो चेंजेस है वो आना शुरू हो जाते हैं। भावनात्मक परिवर्तन, कुछ चीज हम बोल सकते हैं तुरंत वो शांत हो जाते हैं और तुरंत ही क्या है किसी किसी छोटी छोटी बात पे उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, तो भावनात्मक परिवर्तन होने लग जाता है। या फिर संज्ञात्मक परिवर्तन। ठीक है, तो ये आपकी किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले जो कारक थे वो है। नेक्स्ट यहाँ आपको बता रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, किशोर में आमतौर पर पाई जाने वाली शारीरिक बनावट से संबंधित बीमारी के बारे में बताइए तथा उनसे बचने के उपाय को भी स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किशोरावस्था में कौन सी आमतौर पर पाई जाने वाली बीमारी है उसके बारे में आपको बताना है। ये जो बीमारी है आपको अलग से भी इनके क्वेश्चन मिल सकते हैं या फिर एक साथ आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा बता रखा है एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें क्या है, यह समानता किशोरावस्था में पाई दिखाई देने वाली है, यहाँ आयु होगा, सॉरी। ठीक है, यह सामान्यतः किशोरावस्था की आयु में दिखाई पड़ती है, उम्र में किशोर की पहचान संकट से जूझ रहे होते हैं। ठीक है, किशोरावस्था के दौरान बहुत सारी चेंजेस जो है वो आना शुरू हो जाते हैं और अपनी शारीरिक छवि के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। व्यक्ति क्या होता है, किशोर जो होता है अपनी शारीरिक छवि के लिए काफी संवेदनशील हो जाता है, वो चाहता है समाज में उसकी अगर कौशल के प्रति जो है, कौशल से कोई समाज में उसकी पहचान बने, तो साथ ही में जो उसकी छवि है, शारीरिक बनावट है, वो भी काफी अच्छी हो और आकर्षित रहे। उन्हें यह हमेशा एहसास होता है कि वह मोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, इस बीमारी में क्या हो रहा है, हमारा जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है, इसमें किशोर जो है उसको क्या एहसास होता रहता है कि वो मोटे होते जा रहे हैं। इस वजह से अपना आत्मविश्वास खोने के साथ साथ कुपोषित भी हो जाते हैं। अत्यधिक वजन कम होने की वजह से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपको बता रखी जो आपकी बीमारी है वो है बुलिमिया। इसमें क्या है, यह भी खान पान संबंधित विकार है
और व्यक्ति अपनी शारीरिक छवि से संतुष्ट नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें आपको बता दिया जो आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा है, इसमें किस प्रकार से व्यक्ति अपनी शारीरिक बनावट से संतुष्ट नहीं होता है, ठीक है। उनको ये लगता है कि वो मोटे होते जा रहे हैं, जिससे वो क्या करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं अपनी, ठीक बोल सकते हैं शारीरिक बनावट के बावजूद भी, जिससे क्या है वो या तो वो कुपोषण के शिकारी हो जाते हैं या फिर उनकी असमय मृत्यु हो जाती है। वैसी हमारी बुलिमिया है, इसमें भी खान-पान संबंधित विकार जो है वो शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या है, जो हम बोल सकते हैं किशोर जो है अपनी शारीरिक छवि से संतुष्ट है वो नहीं होता है। वह वजन कम करने में असफल प्रयासों के बाद बार बार खाने लगता है, मतलब बहुत प्रयास करता है वजन कम करने की, लेकिन उसके बाद क्या होता है, खाने को देखकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अधिकतर खाने पर उल्टी करके अपना खाना बाहर निकाल लेता है, इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। क्या करता है वो, खाना बहुत सारी एक्सरसाइज वगैरह भी करता है, लेकिन साथ में खाना देखकर उसको कंट्रोल भी नहीं होता, तो वो खाना भी खा लेता है, जिससे उसके बाद वो उल्टी करके जो खाना है उसको बाहर निकाल लेता है, जिससे बहुत सारी बीमारी जो है वो शुरू होने लग जाती है, क्योंकि खाना क्या है, शरीर को ठीक से लग नहीं रहा है और पूर्ण तरीके से वो सही आहार ले भी नहीं रहे, जिससे क्या हो रहा है, उनको जो बहुत सारी गंभीर प्रॉब्लम्स है वो उत्पन्न हो रही है उनके अंदर। किशोर को कुपोषित होगा, कुपोषित होने के साथ साथ शरीर में ऐंठन होना, गुर्दे खराब होना, हृदय गति का असामान्य होना, दांतों में विकार होना जैसे कुछ बहुत सारे जो लक्षण है उनसे वो लोग ग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम क्या है हमारी बुलिमिया के अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो क्या है, किशोर को अपनी छवि से संतुष्ट होना चाहिए, जिस प्रकार की उसकी छवि है उससे उसको संतुष्ट हो जाना चाहिए, स्वयं का आदर करना चाहिए और स्वयं को महत्व देना चाहिए, खुद को क्या है, कॉन्फिडेंस हमेशा रखना चाहिए खुद के ऊपर, संतुलित आहार लेना चाहिए, अधिक मात्रा में रेशा लेना चाहिए, सकारात्मक सोच रखना एवं सक्रिय रहना, ठीक है। तो क्या है, संतुलित आहार लेंगे, संतुलित रेशे लेंगे तो उससे क्या है, शरीर भी अच्छा और स्ट्रॉन्ग रहेगा, और साथ ही में सकारात्मक सोच रहेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो रखेंगे और अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि संतुलित आहार क्या होता है और इनकी योजना करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, वह आहार जिनमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में शामिल हो संतुलित आहार कहलाते हैं, ठीक है। सभी जो हम बोल सकते हैं पोषक तत्व जो है जिस आहार में उपस्थित है उसी को हम बोलेंगे संतुलित आहार। इसकी योजना करते समय हमें निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इनमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल हो। अब किसी एक जैसा नहीं है, आपने खाद्य पिरामिड के बारे में समझा है, ठीक है। तो जितने भी हम बोल सकते हैं खाद्य पदार्थ उस पिरामिड में है, उस सभी प्रकार के जो व्यंजन है उसमें शामिल होने चाहिए। विभिन्न सभी खाद्य वर्गों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, सभी पोषक तत्व आरडीए के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पे आरडीए जो है एक तरीके से जो हम बोल सकते हैं कौन कौन से आहार हमारे लिए सही है और कितने प्रकार, जो हम बोल सकते हैं कितनी मात्रा में हमें आहार जो है या पोषक तत्व है लेने चाहिए, कौन कौन से पोषक तत्व लेने चाहिए और कितनी मात्रा में लेने चाहिए, कौन नियुक्त करता है, हमारा आरडीए नियुक्त करता है, ठीक है। तो वही बता रखा है कि हमें सभी पोषक तत्वों का निर्माण उपयोग जो है वो करना चाहिए, लेकिन किस तरीके से, तो जितना आरडीए के अनुसार हो, जितना आरडीए ने नियुक्त कर रखा हो कितनी मात्रा में हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता है। इसमें सही अनुपात में पोषक तत्व शामिल होते हैं, पोषक तत्वों की अतिरिक्त सुरक्षा की मात्रा उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। सभी पोषक तत्व क्या है, उपयुक्त मात्रा में रहते हैं एक संतुलित आहार के अंदर। अच्छे स्वास्थ्य को बचाए और बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। हम इसका सेवन करें तो क्या होगा, हम संतुलित रहेंगे, हमारा जो शरीर है पूरी तरीके से भोजन को अवशोषित कर पाएगा और हमें ऊर्जा प्रदान जो है वो होगी, जिससे हम क्या करेंगे, कोई भी बीमारी हो रही है, हमें कोई भी संकट हमारे ऊपर उत्पन्न हो रहा है, रोग निकल के आ रहा है, तो क्या है, हमारे अंदर रोग प्रतिरोध की क्षमता जो है बहुत ज्यादा होगी। लंबाई के अनुपात में अपेक्षित शारीरिक वजन बनाए रखता है, ठीक है। अब क्या है, कोई हम व्यक्ति की बात कर ले, कोई छोटा है उसका वेट बहुत ज्यादा और कोई लंबा है जिसके वेट कम है, तो क्या है, हमें इस प्रकार से आहार लेना चाहिए जो व्यक्ति की शारीरिक लंबाई के अनुसार हो, ठीक। तो यही आपका क्या था, संतुलित आहार में था। आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इसमें आपको खाद्य पिरामिड के आधार के बारे में बताना है, किस प्रकार से जो खाद्य पिरामिड का आधार है बहुत ज्यादा जरूरी होता है, या फिर उसको ही सबसे ऊपर
क्यों रखा गया? इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। तो क्या है, पिरामिड के आधार में अनाज तथा उसके उत्पाद शामिल किए गए हैं जिसमें ऊर्जा और प्रोटीन की प्राप्ति होती है। सबसे ऊपर हमने क्यों रख रखा है? क्योंकि हमें क्या प्राप्त हो रहा है? ऊर्जा और प्रोटीन की प्राप्ति हो रही है। इनके ग्रहण से मनुष्य के पोषक का आधार जो है ठोस व मजबूत होता है। जब हम अनाज जो है, प्रोटीन जो है, ऊर्जा जो है, इसका सेवन करें तो क्या हो रहा है? हमारा जो पोषक आधार है वो मजबूत हो रहा है। विभिन्न कार्यों को करने के लिए भरपूर ऊर्जा प्राप्त होती है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें पूरी तरीके से ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। भोजन का ठोस एवं मजबूत आधार ही अच्छे स्वास्थ्य की मजबूत नींव की जो काम है वो करता है। तो भोजन का जो हम बोल सकते हैं जो आधार है, अगर वो मजबूत होगा तभी तो वो अच्छे नींव की जो काम है वो कर पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, खाद्य पिरामिड में जो आधार स्वास्थ्य है ये सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है संसाधन को परिभाषित करना है आपसे। ठीक है, तो क्या है, संसाधन वह होते हैं जिनका उपयोग हम किसी भी कार्य को करने के लिए करते हैं। यह हमारे लक्ष्य के पूरा करने में सहायता करते हैं, जैसे समय, ऊर्जा, ज्ञान, रुचि, सामग्री इत्यादि। अब संसाधन क्या होता है? हमारे आसपास जो भी चीजें हैं हमारे यूज में आ रही है, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे यूज में आ रही है, उनको हम क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं समय हो गया। अब हम कोई भी कार्य समय से कर रहे हैं तो हमारे लिए समय यूजफुल है। ठीक है, लेकिन हम नहीं कर रहे तो क्या होगा? वही हम समय संसाधन जो है उसका दुरुपयोग करेंगे। लेकिन हम उचित तरीके से उसका यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? समय हमारे लिए एक बहुत अच्छा संसाधन बन सकता है। साथ ही में ऊर्जा, हम अपनी एनर्जी जो है, ज्ञान जो है सही चीजों में लगा रहे हैं तो क्या होगा? हमारे लिए हम धन अर्जित कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, उससे अपना जो जीवन है उसको अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके संसाधन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ आपसे मानव संसाधन से आप क्या समझते हो पूछा गया है, और साथ ही में इसके उदाहरण भी बताने हैं। तो मानव संसाधन की हम बात कर ले तो जो भी मानव द्वारा निर्मित संसाधन है उसको हम मानव संसाधन कहते हैं। जिसका निर्माण क्या है? दो प्रकार के संसाधन है, एक प्राकृतिक है, एक मानव निर्मित है। ठीक है, तो मानव संसाधन में यही आएगा। तो क्या है, मानव संसाधन किसी भी कार्य या लक्ष्य को पूरा करने में प्रमुख होते हैं, जैसे ज्ञान हो गया, ऊर्जा, कौशल आदि। अब ये किसी मानव के अंदर ही होता है ना, कोई मशीन वगैरह के अंदर तो हम ज्ञान की बात कर नहीं सकते। अगर वो भी बनाया है, मानव द्वारा निर्मित है, तो क्या है, मानव द्वारा ही स्वचालित होगा, मानव ही उसको चलाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे ज्ञान हो गया, ऊर्जा हो गया, कौशल इत्यादि हो गए, तो ये मानव के अंदर हमेशा से ही शामिल है। ठीक, तो ये हमारे किस में आएंगे? मानव संसाधन में आएंगे। जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, उस कार्य को करने के लिए ऊर्जा चाहिए और कौशल भी चाहिए। यह किसी व्यक्ति के अपने खुद के संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, ये स्वयं किसी व्यक्ति के स्वयं के संसाधन है। अब क्या है, किसी व्यक्ति का ज्ञान है, हम उसको छीन तो सकते नहीं है, उसका जो ज्ञान है उसी के पास रहेगा। ठीक है, या कौशल है, उसके अंदर कोई गुण है, वो उसी व्यक्ति के अंदर रहेगा। तो ये सारे क्या है, मानव के स्वयं के हम बोल सकते संसाधन है, जो कि उनकी लक्ष्य की प्राप्ति की पूर्ति के लिए उनके पास होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नियोजन प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? नियोजन, हम किस तरीके से किसी चीज को नियोजित कर सकते हैं। ठीक है, और इसका उदाहरण जो है वो देना है। नियोजन का अर्थ, जो भी संसाधन हमारे आसपास उपलब्ध होते हैं, हम उन संसाधनों का उपयोग अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजना बनाते हैं। ठीक है, अब क्या है, हम बहुत सारी ऐसी बातें सुन रहे हैं कि संसाधन क्या है, सीमित है, धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारी हम बोल सकते हैं योजनाएं चल रही है कि हम अपने आने वाले जो पीढ़ी है उनके लिए संसाधन को एकत्रित करके रखें, बचा के रखें, इस प्रकार से उसका यूज करें। तो क्या है, नियोजन इसलिए बनाया गया है ताकि हम कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करें, पहले ही योजना बना ले, किस तरीके से, कितने प्रकार से हमें और कितनी मात्रा में संसाधन जो है उसका यूज करना है। ठीक है, जैसे कि कोई भी कंपनी होगा, कंपनी में जॉब करने के लिए हम यह योजना बनाते हैं कि उस कंपनी की वैकेंसी कब निकलेगी। ये योजना बन रही है ना कि उस कंपनी की वैकेंसी कब निकलेगी, हमने पहले ही योजना बना के रख लिया है। हम उस कंपनी में काम करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, अब ये योग्यताएं भी हमें पता होनी चाहिए कि उस कंपनी में, ऐसे तो किसी कंपनी में हमें काम नहीं मिल जाएगा, हमारे अंदर वैसे कौशल योग्यताएं जो है वो होनी चाहिए। और उन योग्यताओं को किस प्रकार से अर्जित कर सकते हैं, अब किस प्रकार से हम जो योग्यताएं हैं उसको अपने अंदर ला सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नियोजन। हमने पहले से ही योजना बना ली कि उसकी वैकेंसी कब निकलेगी और कब हम किस प्रकार से उस जॉब के अंदर हम एकदम क्वालिफाई जो है वो हो पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके नियोजन में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका क्वेश्चन।
तो इसमें आपसे पूछा गया है स्पिंस्टर शब्द का उद्भव कैसे हुआ। ठीक है, तो क्या है, पहले सामान्यतः युवा अविवाहित लड़कियां बेहतरीन सूत की कमाई करती थी क्योंकि उनकी उंगलियां बहुत कुशल होती थी। इसी संदर्भ में क्योंकि कताई को सिपिंग भी कहा जाता है, इसलिए अविवाहित लड़कियों के लिए स्पिंटर शब्द का उद्भव हुआ। ठीक है, हम क्या है, ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कताई को हम स्पिनिंग कहते हैं, लेकिन जो अविवाहित लड़कियां इसमें कार्य करती है उनके लिए क्या है, स्पिंटन जो शब्द है उसका उपयोग जो है वो किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते क्वेश्चन। तो इसमें आपसे सूत और जो धागा है उसमें अंतर पूछा गया है। तो सूत हम देख लेते हैं क्या है, सूत और धागा मूल्यतः समान होते हैं, ये एक ही जैसे होते हैं सूत और जो धागा है। सूत शब्द का अक्सर कपड़े के विनिर्माण में उपयोग किया जाता है, जबकि धागा उत्पाद जैसे कपड़ों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। विनिर्माण मतलब क्या है, हम दोबारा वस्त्र को हम ऐड करें और भी चीजें क्या उसके अंदर ऐड करें, विनिर्मित करें, उसको और आकर्षित बना रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं, तब हम क्या करते हैं, उसमें सूत शब्द का प्रयोग करते हैं। और धागा क्या है, उत्पादन में ही हम उसको जोड़ते हैं, जिसको हम धागा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रखा है आपसे शेडिंग किसे कहते हैं। तो पारंपरिक करखे में ताना पिछली ओर चढ़ा रहे हैं, जो हमारी खड्डी है और में हैंडल एवं हार्नेस के द्वारा ताने के कुछ निश्चित धागे को सुंदर डिजाइन के ऊपर नीचे किया जाता है। जैसे हम पहले की बात कर ले तो इस प्रकार से जो हमारी मशीन होती थी वो बनी रहती थी। ठीक है, तो हम किस तरीके से इसके ऊपर नीचे इसको कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, हमारा ऊपर नीचे जो करते हैं उसको हम शेडिंग कहते हैं। कोई भी हम वस्त्र की बात कर ले, हम सूत की बात कर ले, इस प्रकार से है, इसमें डिजाइन बनाने के लिए जब हम इस प्रकार से उसके अंदर शेप दे रहे हैं इन दोनों को, तो हम उसको क्या कह रहे हैं, शेडिंग बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रेयॉन तथा नायलॉन में अंतर बताना है। तो हम यहाँ देख लेते हैं क्या है। तो रेयॉन में प्राकृतिक तंतुओं में लगभग सभी गुण पाए जाते हैं। अब रेयॉन क्या है, प्राकृतिक तंतु है, इसके अंदर सभी प्रकार के जो प्राकृतिक गुण है वो पाए जाते हैं। नायलॉन लंबाई की आवश्यकता अनुसार नियंत्रित की जा सकती है। अब जितने प्रकार की हमें लंबाई चाहिए होगी, जितनी लंबाई हमें खींचनी होगी, हम क्या कर सकते हैं, नायलॉन में वो प्राप्त कर सकते हैं। मिश्रित तंतु बनाने के लिए रेयॉन सभी तंतुओं के साथ मिलाया जा सकता है। अब जो हमारा रेयॉन है, हम मिश्रित तंतु भी इसके द्वारा बना सकते हैं और इसको सभी तंतुओं में मिला सकते हैं। ठीक है, नायलॉन के तंतु बहुत ही मजबूत एवं हल्के होते हैं। इसके तंतु क्या होते हैं, नायलॉन के हमारे मजबूत होते हैं और साथ ही में काफी हल्के भी होते हैं। रेयॉन में सूत की अपेक्षा नमी सोखने की अधिक क्षमता होती है। ठीक है, तो ये क्या है, नमी जो है हमारा रेयॉन है काफी अच्छी तरीके से सोख सकता है। न्यूलॉन के तंतु सिकुड़ते नहीं। अब न्यूलॉन के जो हमारे तंतु है वो जल्दी सिकुड़ते नहीं है। हम सूत की बात कर ले, सूती कपड़ों की बात कर ले, क्या होता है, जल्दी सिकुड़ जाते हैं, लेकिन हमारे जो नायलॉन है इसके जो तंतु है वो जल्दी नहीं सिकुड़ते हैं। रेयॉन में कपास की अपेक्षा कम ताप सहने की क्षमता होती है, इसलिए इसे कम गर्म इस्त्री द्वारा प्रेस करना चाहिए। अब क्या है, हमारा जो रेयॉन है वो ज्यादा ताप को, जो हीट है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए हमें इसको प्रेस करते टाइम क्या है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कम हीट का प्रयोग करना है। और यहाँ बता रखा है नायलॉन के तंतुओं में अवशोषकता का गुण न केवल बराबर होता है। अब यहाँ पे पहले नायलॉन के बारे में बता रखा है कि किस प्रकार से उसके अंदर अवशोषण गुण बिल्कुल नहीं होता, मतलब पसीने वगैरह की हम बात कर ले, पानी की बात कर ले, तो ये जल्दी सोखता नहीं है। नायलॉन के तंतु ताप के कुचालक होते हैं। अधिक ताप का नायलॉन के तंतुओं पर कुप्रभाव पड़ता है। तो क्या है, इस पर भी क्या है, हम बोल सकते हैं ज्यादा मात्रा में अगर हम इस पर हीट दे तो इसका भी कुप्रभाव क्या है, नायलॉन के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और भी डिफरेंट जो है आप हम बोल सकते हैं कि अंतर जो है, जरूरी नहीं आप इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन दे, आप छोटी छोटी लाइन में भी इसको 6 से 7 पॉइंट ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है संचार माध्यम के द्वारा किस प्रकार शिक्षण और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आपसे संचार माध्यम के बारे में पूछा गया है, किस प्रकार से संचार के द्वारा हम शिक्षा को और ज्यादा अच्छा जो है वो बना रहे हैं, किस प्रकार से प्रभावी बना रही है लोगों के अंदर, किस प्रकार से शिक्षा का जो हम बोल सकते हैं प्रभाव जो है वो फैल रहा है। तो क्या है, शिक्षण में अधिक से अधिक दृश्य श्रवण सामग्री का प्रयोग कर वह स्थानीय भाषा में नए अधिगम अनुभव का जोड़कर शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, नए
दृश्य और श्रवण मतलब कोई भी देखने वाली हम चीजों की बात कर ले, सुनने वाली चीजों की बात कर ले, हम उनको क्या कर सकते हैं, उन सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। स्थानीय भाषा में नए नए अधिगम अनुभव जोड़ सकते हैं। अब किसी की रीजनल जो लैंग्वेज है, हम बोल सकते हैं स्थानीय जो भाषा है उनके हिसाब से वहां पे क्या है बनाई जाएगी उसको, और शिक्षण को हम इससे क्या कर सकते हैं, अधिक प्रभावी बना सकते हैं। अब कोई भी देखने का जो माध्यम है, सुनने का माध्यम है, उसको क्या किया जा रहा है, उनकी भाषा में ही वहां पे लाया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, जिससे क्या है शिक्षा और भी ज्यादा प्रभावी बन सकती है। जैसे अंतःक्रिया परक अनुदेश वाली शिक्षण सामग्री, वीडियो, ऑडियो कैसेट और डिस्क आदि, इन सब के एग्जाम्पल हम बता सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों को क्या है, इससे एक प्रकार से बच्चे क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे उनकी तरफ, कि उनको कुछ देखने को मिल रहा है, सुन रहे हैं, अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो क्या है बच्चे और ज्यादा प्रभावित होंगे उनको देख के, तो शिक्षा क्या है और ज्यादा प्रभावी बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन में यही बताना था आपको। आप इसको अगर आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो खुद से भी इजी तरीके से आप बता सकते हैं कि संचार के माध्यम से क्या किया जा रहा है, कि नए नए हम बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी को, संचारों को क्या है स्कूलों में या शिक्षा के केंद्र में लाया जा रहा है, जिससे क्या है बच्चे उसकी ओर और ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं और शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं वीडियो, ऑडियो कैसेट और डिस्क इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है दृश्य डेटा किसे कहते हैं। तो क्या है, टेलीफोन नेटवर्क या केबल सिस्टम के माध्यम से मुख्य कंप्यूटर से घर के टीवी सेट तक प्रेषित इलेक्ट्रॉनिक पाठ सेवा को दृश्य पाठन या दृश्य डाटा कहते हैं। ठीक है, कोई भी हमने जो टीवी है, कैसेट है, टेलीफोन नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर से कनेक्ट कर लिया और वहां पे हम उसको देख रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, जो हमारा दृश्य पाठ जो है या फिर दृश्य डाटा उसको हम कहेंगे। दर्शक अपनी पसंद के अनुसार पाठ या डाटा बदलकर देख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से ही उसको क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार जो चैनल है उसको चेंज करके वहां पर हम उसको देख सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, हमारा दृश्य डाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंतः संस्था और जो हमारा अंतः संस्था के संचार है उसमें आपसे अंतर पूछा गया है। दो प्रकार के हैं यहाँ पे, एक अंतर संस्था संचार और अंतः संस्था संचार। इन दोनों में आपको अंतर जो है वो बताना है। यहाँ आपका अंतर संस्था संचार दे रखे और यहाँ अंतः संस्था संचार। इसमें क्या है देख लेते हैं हम। सॉरी, तो यहाँ फर्स्ट में क्या दे रखा है, अंतर संस्था संचार अथवा संस्थागत संचार एक ही संस्था के लोग के मध्यम संबंधों का निर्वाह करने की दृष्टि से होता है। ठीक है, इसको हम दो तरीके से बता सकते हैं, एक अंतरा जो संस्था संचार है या फिर संस्थागत संचार जो है। तो इसमें क्या है, एक ही संस्था के लोगों के अंदर जो संबंध है, उनकी जो संबंध की दृष्टि है, निर्वाह के तरीके हैं, उनको इसके अंदर रखा जाता है। ठीक है, आपका जो अंतरा संस्था संचार है या फिर संस्थागत संचार है, इसमें क्या होता है, एक ही संस्था में काम करने वाले जो व्यक्ति है उनके संबंध और जो उनके निर्वाह के तरीके हैं उनको देखा जाता है। ठीक, अब इसमें क्या है, अंतः संस्था संचार किसी भी संस्था द्वारा दूसरी संस्था के लोग से अपेक्षित उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित किया जाता है। इसमें क्या किया जा रहा है, हमारा अंतः संस्था में तो क्या किया जा रहा है, अपनी उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या कर रहे हैं, अन्य जो संस्था है उससे रिलेशन बना रहे हैं, उसके साथ अच्छे संबंध जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इस प्रकार के संचार में अलग अलग पदों पर काम करने वाले लोग एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं। तो हमारा अंतर संस्था में क्या होता है कि जो भी हम बोल रहे हैं, एक ही जगह एक ही संस्था पे काम करने वाले जो व्यक्ति है, एक ही पद पे जो काम कर रहे हैं, उन सबके उद्देश्य क्या है, सेम है, सेम चीज की प्राप्ति करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनकी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या है, ये लोग क्या करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं। इसमें क्या है, अंतः संस्था संचार किसी संस्था द्वारा अन्य संस्थाओं के आपसी सहयोग और समन्वय के लक्ष्य की दृष्टि से किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी जो हमारे अंतः संस्था संचार में किसी अन्य संस्था द्वारा जो है आपसी सहयोग, मतलब किसी चीज की प्राप्ति, हम स्कूलों की बात कर ले, हम दो स्कूल की बात कर लेते हैं, एक स्कूल ही है यहाँ पर है, तो क्या है, हम देखते हैं कई बार हम ये सुनते हैं कि हमारी प्रिंसिपल जो है दूसरे स्कूल में गई हुई है, वहां पे फंक्शन जो है अटेम्प्ट करने के लिए गई है, तो
तो वही है कि किस तरीके से क्या है वो दूसरे स्कूल के साथ अच्छे संबंध बना रही है, ताकि कोई भी आगे चलकर उद्देश्य की प्राप्ति हमें करनी हो तो क्या हो, वो भी हमारा सहयोग करे। तो उसमें इसी प्रकार से कि ये क्या करते हैं, जो अन्य संस्थाएं होती है उनके साथ अच्छे संबंध बनाकर जो भी आपके उद्देश्य की प्राप्ति है उनको पूरा करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है उपग्रह प्रौद्योगिकी का वर्णन कीजिए। जो हमारे उपग्रह प्रौद्योगिकी है, उपग्रह टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में आपको बताना है। तो सुदूर संवेदन जो है अर्थात किसी दूर दृष्ट वस्तु को पकड़ पाना। इसमें क्या है, कोई भी सुदूर संवेदन मतलब जो भी हमारी चीज हमारे पहुंच से दूर है जो वस्तु, उसको हमने क्या किया, अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसके द्वारा आंकड़े तेजी और बार बार एकत्र किए जा सकते हैं। अब क्या है, हम उपग्रह प्रौद्योगिकी से क्या कर सकते हैं, जो भी ऐसी चीज जहां तक हमारी पहुंच नहीं है वहां के हम आंकड़ों को बार बार क्या है, हम बार बार क्या है उनको पकड़ सकते हैं, उनको अपने पास बना के रख सकते हैं। इसके प्राकृतिक संसाधन जैसे मौसम या कृषि की दक्षता पूर्ण चित्रण या प्रतिबिंब लेने में सहायक है। अब इससे क्या है, हम बोल सकते हैं क्या है, पृथ्वी की जितनी भी हम बोल सकते हैं परिक्रमा करते हैं, हम यहाँ पे इसकी उपग्रह की बात कर लेते हैं और साथ ही में हम यहाँ पे पृथ्वी की बात कर लेते हैं। तो क्या कर रहा है कि किस प्रकार से मौसम का परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार से कृषि में परिवर्तन हो रहा है, कृषि किया जा रहा है, तो इन सब की जानकारी क्या है, हमें यहाँ से प्राप्त होती रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और भारतीय अंतरिक्ष विकास का कार्यक्रम में उन्नत अनुप्रयोग। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, अंतरिक्ष जो हमारी प्रौद्योगिकी और साथ ही में भारतीय अंतरिक्ष जो विकास है उसके कार्यक्रम में काफी हम बोल सकते हैं प्रोग्रेस हो रहा है। किसके द्वारा, हमारी उपग्रह प्रौद्योगिकी के द्वारा। विश्व भर में उच्च गुणवत्ता वाली सुदूर संचार प्रणाली उपलब्ध कराना और बेहतर व वैश्विक प्रतिस्पर्धा। इसमें क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, विश्व स्तर में हम उच्च गुणवत्ता वाली जो हमारी दूर संचार प्रणाली मतलब जो उपग्रह प्रौद्योगिकी है उसको हम लेकर आ रहे हैं, और साथ ही में क्या हो रहा है, इसके लिए बेहतर और वह वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी हो रही है। मतलब जो हम बोल सकते हैं एक तरीके से कंपटीशन जो है इसके लिए वो भी हो रहे हैं। हम देखते हैं अलग अलग बातें, हम इसरो की बात कर ले, नासा की बात कर ले, तो हम देखते हैं कि नए नए मिसाइल लॉन्च किए जा रहे हैं, सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं। तो ये सारी बातें क्या है, वैश्विक स्तर पर इसकी जो प्रतिस्पर्धा है वो होती रहती है। दूरदर्श और अलग विलग क्षेत्रों को भी विकास का लाभ पहुंचाना। कुछ ऐसे क्षेत्र है जिनके बारे में हम लोगों को जानकारी ही नहीं है, तो हमें क्या है, उपग्रह प्रौद्योगिकी के द्वारा उन सब चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिससे हम क्या कर पाते हैं, तो हम वहां पे भी जो विकास के कार्यक्रम है उसको शुरू कर लेते हैं। ठीक है, यही आपके इस क्वेश्चन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषित कीजिए। अब जो हमारी स्वच्छता है या स्वस्थ व्यक्ति है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो हमारा WHO है उसके द्वारा किस प्रकार के व्यक्ति जो है स्वस्थ होते हैं या स्वस्थता को जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है, WHO के अनुसार स्वास्थ्य वह स्थिति जिसमें मनुष्य मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ रहता है। मनुष्य में रोगों का अभाव होने का मतलब उनका स्वस्थ होना नहीं है। रोग का अर्थ शारीरिक स्वास्थ्य की क्षति, शरीर के किसी भाग या उनके कार्य में परिवर्तन, विघटन, विक्षिप्तता का होना है जो सामान्य कार्य करने में बाधा डालते हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ न रहने दे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, एक हम बोल सकते हैं WHO द्वारा कौन सा व्यक्ति स्वस्थ है, तो जो कि मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है। इसका जो स्वस्थ व्यक्ति, इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वो रोगों से मुक्त है, साथ ही में क्या कोई बाहरी चोट भी होती है जो लग जाती है, लेकिन क्या है कुछ व्यक्ति की चोट ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ व्यक्ति की चोट काफी लंबे समय तक रह जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ आंतरिक रोग जो है वो ही जरूरी नहीं है कि जिनके अंदर अंदरूनी रोग नहीं है वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएंगे। जो बाहरी रूप से हमें चोट लग रही है, कितने समय में वो ठीक हो रही है या बार बार बाधा तो नहीं डाल रही है, उस हिसाब से हमें पता चलेगा कौन सा व्यक्ति स्वस्थ है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो WHO के अनुसार यही है कि जो भी शारीरिक, मानसिक और जो हम बोल सकते हैं सामाजिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है, वही व्यक्ति क्या है, स्वस्थ, जो कि स्वस्थ की कैटेगरी में आएगा। अगर उसको कोई बाहरी शारीरिक रूप से चोट लग रही है और काफी लंबे समय तक वो चोट चलती ही जा रही है, बार बार जो दर्द है वो उठता रहता है, तो हम उस व्यक्ति को स्वस्थ बोल सकते हैं क्या? नहीं। भले ही बाहरी रूप से वो चोट लगी हुई है, लेकिन क्या है, कोई भी कार्य करने में अगर वो बाधा डाल रही है तो इसका मतलब वो व्यक्ति स्वस्थ की गिनती में नहीं आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि कुपोषण क्या है। अब कुपोषण आप देख सकते हैं कि कुपोषण की समस्या क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या है, सामान्य पोषण में किसी भी प्रकार का बदलाव कुपोषण कहलाता है। अब जो सामान्य पोषण है, कोई व्यक्ति है सामान्य रूप से या तो ज्यादा है उसका हम बोल सकते हैं वजन, या फिर कम है, उसको हम कुपोषित बोलेंगे। एक अल्प कुपोषण होता है और एक अति कुपोषण होता है। ठीक है, जिसमें अल्प में क्या होगा, कोई व्यक्ति का हम बोल सकते हैं वजन उसकी आयु से कम होता है, और वही अति क्या है, तो उसकी आयु के अनुसार जो है उसका वजन नहीं होता, उससे काफी ज्यादा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अति कुपोषण बोलते हैं। अब हमारा जो भारत है वो दोनों प्रकार के कुपोषण का क्या है, सामना कर रहा है। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत किस तरीके से दोहरा जो हम बोल सकते हैं कुपोषण की जो समस्या है उससे जूझ रहा है, तो आपको कुपोषण के बारे में ही बताना है। ठीक है, पोषक तत्वों का अंतःग्रहण शरीर द्वारा अपेक्षित मात्रा से कम। ठीक है, हम कोई भी पोषक तत्व है उसकी हम क्या करें, मात्रा कम ले रहे हैं या फिर अधिक हो, उसके परिणाम को हम क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। कुपोषण अल्प अति दोनों रूप में हो सकता है। ठीक है, कुपोषण के बारे में आपसे इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कुपोषण क्या है, तो आपको इतने में जो है बता देना। लेकिन अगर आपसे भारत के बारे में पूछा जाए तो आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है, कुपोषण की डेफिनेशन दे देनी है, बाद में अति जो पोषण है या अल्प कुपोषण है उसके बारे में बता देना है, कुपोषण से कौन कौन सी जो प्रॉब्लम है उत्पन्न होती है उनके बारे में भी बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, संवेदनशील लोगों की देखभाल से क्या अर्थ है। जो संवेदनशील व्यक्ति, हम संवेदनशील वर्ग की बात कर ले, समूह की बात कर ले, हमने चैप्टर में पढ़ा है तीनों ही जो हमारे वर्ग है, बच्चे हो गए, युवा हो गए या वृद्ध हो गए, तीनों ही हमारे संवेदनशील समूह के अंदर आएंगे। तो क्या है, उनकी हम देखभाल जो करते हैं उससे क्या मतलब है, क्या अर्थ निकलता है, वो हमें बताना है। तो संवेदनशील लोगों की देखभाल का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को स्नेहपूर्ण देखभाल तथा जो है देखभाल की जो आवश्यकता है और ध्यान की जो आवश्यकता है वो है, जो देखभाल के व्यवहार से झलकती हो। मतलब इस प्रकार से हमें उनका जो ध्यान है वो रखना है कि हमारे देखभाल से पता चले उन व्यक्ति को कि हाँ, हम उनकी जो देखभाल है वो कर रहे हैं, उनके बारे में हम चिंतित हैं। उदाहरण सहित हमको उदाहरण बता रखा है कि शिशु को सही प्रकार का आहार सही मात्रा में दिया जाना चाहिए, वह साथ साथ उनकी देखभाल भी करना। ठीक है, अब शिशु है, बच्चा है, वो तो कुछ बोल नहीं सकता, तो वो किस प्रकार से देखेगा कि व्यक्ति जो सामने वाला व्यक्ति उस पर ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा, कब उसको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कब उसको घर के अंदर घुटन हो रही है तो बाहर घूमने जाना चाहता है, या क्या उसके मन में चल रहा है, ये सारी चीजें क्या है, हमें बच्चों के अंदर क्या है नोटिस करते रहना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को परिवार, समुदाय व कार्यस्थल पर नियुक्त करने वाले अफसरों द्वारा देखभाल तथा सहायता दिया जाना उनकी जिनकी उन्हें जरूरत है। ठीक है, कोई गर्भवती महिलाएं हैं, कहीं पे कार्य कर रही है, तो उन कार्यस्थल पे क्या है, उनकी देखभाल के जो हम बोल सकते हैं कि एक गर्भवती महिला बहुत इनसिक्योर होगी कार्य करने में, उसको थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा, अगर हम मंथ की बात करें, अगर उसकी ज्यादा हो तो क्या चाहते कोई गर्भवती महिलाएं हैं, तो वहां पे क्या है, उनकी पूरी सिक्योरिटी जो है उसका ध्यान वहां पे रखा जाए जहां पर वो कार्य कर रही है। बीमार व्यक्ति को आहार, पोषण, उपचार, देखभाल, जरूरतों की सहायता दिया जाना चाहिए। अब कोई बीमार व्यक्ति है तो क्या वही चाहेगा किस प्रकार से उसको आहार दिया जा रहा है, उसके टाइम जो दवाई की टाइमिंग है उस टाइम पर उसको दवाई दी जाए, आसपास लोग हो जो उससे पूछे। तो इस प्रकार से क्या है, हमें जो उनका स्नेह है, उनको प्यार जो है वो करना भी, और साथ ही में इस प्रकार से करना है कि सामने वाले व्यक्ति को पता भी चले कि हाँ, हम उनकी जो फिक्र है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो यही आपके पूरे 25 क्वेश्चन थे आपके पूरे चैप्टर में से, जो कि आपके मिड टर्म में आ रहे हैं। आई होप आपको सारे चैप्टर क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग हो सकता है लेकिन आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। तो आपको क्या है, ये आपकी समझ पर डिपेंड करता है कि आपने जो चैप्टर है उसको कितना समझा है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।